हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल और आज का हमारा बता दिन में नया टॉपिक रहेगा द्रव्य का परिचय। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्रव्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। द्रव्य देखिए क्या आता है द्रव्य। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। ठीक है, जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उन्होंने हमारे द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उनका क्रम है डीजी के एसवीएस, मतलब द्रव्य गुण कर्म सामंजस्य समूह। ठीक है, गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित रहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, गुण और कर्म वाले में कि भाई जो हमारा द्रव्य है उसमें हमारा गुण और कर्म रहते हैं। ठीक है, चरक संहिता के सड़क पदार्थ में द्रव्य का स्थान जो है वो चौथा है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में हमारा फर्स्ट स्थान दिया है द्रव्य को, जबकि चरक में हमारा फोर्थ स्थान दिया है। ठीक है, द्रव्य को देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब द्रव्य शब्द किससे बना है। देखिए ध्रुव प्लस गत धातु में यद प्रत्यय लगाकर द्रव्य यह शब्द बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है गति, मतलब द्रव्य का यहाँ मतलब है गति। ठीक है फ्रेंड्स, द्रवति गच्छति परिणामो इति द्रव्य, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। देखिए जो संयोग विभाग का प्राप्त होता है उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जो संयोग और विभाग को भी प्राप्त होता है उसे भी हम द्रव्य कहते हैं, और जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे भी हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा द्रव्य वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद हम चलते आगे। देखिए द्रव्य के लक्षण द्रव्य देखिए क्या कहते हैं चरक संहिता के अनुसार यत्र कर्म गुण कारण समवाय यत्र द्रव्य, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसमें कर्म और गुण समवाय कारण से जुड़े हो उसे हम बोलते हैं द्रव्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इधर लिखा है कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित हो, और जो द्रव्य गुण और कर्म का समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद सुश्रुत संहिता के अनुसार द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुण समवाय कारण इति, मतलब देखिए क्या कहना चाहते हैं सुश्रुत इसमें, जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं और जो समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा द्रव्य के बारे में डिफिनेशन हो गई। ठीक है, फिर देखिए द्रव्य का वर्गीकरण आता है कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो प्रकार के द्रव्य होते हैं हमारे, पहले तो कारण द्रव्य होते हैं और फिर कार्य द्रव्य होते हैं। देखिए कारण द्रव्य मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कारण द्रव्य मतलब वे द्रव्य जिससे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, मतलब हमारे कार्य द्रव्य कौन से उत्पन्न होते हैं, हमारे कारण द्रव्य से वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें कारण द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य हमारे वो नित्य होते हैं, नित्य मतलब इटर्नल, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम नित्य बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद कारण द्रव्य हमारे 9 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आयुर्वेद ने हमारे 9 कारण द्रव्यों की कल्पना को स्वीकारा है। ठीक है, देखिए आयुर्वेद ने हमारे 9 कारण द्रव्यों के बारे में स्वीकारा है। देखिए और उन 9 कारण द्रव्यों में क्या क्या होते हैं। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 9 कारण द्रव्य हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर उसका श्लोक आता है खादी ज्ञात्म मनः कालो दुष्ट द्रव्य संग्रह। अभी देखिए यहाँ ख मतलब होता है आकाश आदि जो हमारा द्रव्य है, और फिर मन, काल, दिशा और आत्मा, ये 5। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे और ये हमारे हो गए 4। ठीक है, तो कुल हो गए 9 हमारे कारण द्रव्य होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को हम कार्य द्रव्य बोलते हैं, मतलब कार्य द्रव्य को उत्पन्न कौन करता है, हमारा कारण द्रव्य। ठीक है, कार्य द्रव्य अनित्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पेन, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेन हमारी कार्य द्रव्य होगी क्योंकि उसका कारण द्रव्य हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल देखिए उसके कार्य द्रव्य के पृथ्वी हो गई, जल हो गया, अग्नि, वायु, महाभूत, घट, पट आदि हमारे कार्य द्रव्य के एग्जांपल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद चेतन और अचेतन द्रव्य। ठीक है, कार्य द्रव्य चेतन है और अचेतन भेद से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंद्रियम चेतन द्रव्य, निरीन्द्रियम अचेतन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कार्य द्रव्य हमारे 2 प्रकार से होता है, चेतन और अचेतन। चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, और अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अंतश्चेतन और बाह्यंतश्चेतन। ठीक है, देखिए अंतश्चेतन द्रव्य मतलब इन्हें ज्ञान का अनुभव भीतरी स्तर पर होता है परंतु वे उसे व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम अंतश्चेतन द्रव्य कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि वनस्पति हो गई, कोई भी प्लांट हो गए,
तो उसके पास उसकी अपनी लाइफ तो है, लेकिन वो अपनी लाइफ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे हम अंतःचेतन द्रव्य में रखेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद अंतःचेतन द्रव्यों के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। देखिए वनस्पति, इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं अथवा वे दिखाई नहीं देते। देखिए जैसे वट हो गया, गल्लू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वनस्पति में क्या होता है, जो उसके फ्लावर होते हैं वो नहीं दिखाई देते, लेकिन फ्रूट्स वो होते हैं वो में दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर वनस्पति है, इसमें दोनों दिखाई देते हैं, फ्लावर भी दिखाई देते हैं, फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं। जैसे देखिए इसके एग्जांपल हो गया आम, मैंगो, अमरूद हो गया, ठीक है। फिर औषध, औषध के एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए यह फल पकने के पर नष्ट हो जाता है, मतलब अगर उसका फल पक जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल देखिए उसका गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। औषध मतलब यहाँ हमारी औषधि नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लासिफिकेशन है हमारा अंतःचेतन का। फिर देखिए आता है विरुद्ध, विरुद्ध में क्या आता है, इनकी लताएं गुल्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो क्लाइंबर जैसा आप उसे बोल सकते हैं। उदाहरण हो गया उसका गुड़ूची, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी जो गुड़ूची होती है वो क्लाइंबर होती है, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिर बाह्य आभ्यंतर चेतन द्रव्य, मतलब उसे बहिरंतश्चेतन द्रव्य भी हम बोल सकते हैं। इनमें चेतना बाहर से और आभ्यंतर रूप से दोनों से दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो अपनी लाइफ होते हुए भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मनुष्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे में लाइफ है तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे देखिए इनकी भी हमारी 4 कैटेगरी होती है। देखिए जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ठीक है फ्रेंड्स। जरायुज मतलब प्लेसेंटा वाले एनिमल, ठीक है, जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। मनुष्य में भी प्लेसेंटा रहता है। फिर अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं उसे हम अंडज बोलते हैं, जैसे सर्प हो गया, कोई पक्षी हो गया, ठीक है। फिर स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम स्वेदज बोलते हैं, लाइक कृमि, ठीक है, कीट हो गया। फिर आ गया हमारा उद्भिज, उद्भिज मतलब पृथ्वी से जो उत्पन्न होते हैं उसे हम उद्भिज बोलते हैं। लाइक हमारा देखिए एग्जांपल हो गया इंद्रभोग, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा बाह्यंतश्चेतन के एग्जांपल हो गए। देखिए फिर आता है हमारा खनिज द्रव्य और कृत्रिम द्रव्य। अचेतन द्रव्य को 2 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले हमने चेतन द्रव्य के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं अचेतन द्रव्य के बारे में। अचेतन द्रव्य कौन से हैं, खनिज और कृत्रिम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहला आता है खनिज, पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होने वाले द्रव्यों को खनिज बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारा आता है लौह, मतलब आयरन, ठीक है, आयरन हो गया। फिर तांबा, कॉपर, ये हमारा खनिज द्रव्य हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा कृत्रिम द्रव्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्यों को हम कृत्रिम द्रव्य बोलते हैं, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आदि। फिर आता है हमारा धातु और अधातु, जो हमारा खनिज द्रव्य है उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो धातु और अधातु 2 रूप में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए खनिज द्रव्य को 2 भाग में भेद किए गए हैं, धातु और अधातु, ठीक है। देखिए अब आया द्रव्य भेद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक संहिता, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब देखिए अब तक हमने जो हमारे इंडियन लिटरेचर था उसके प्रकार से हमने देखे कि भाई द्रव्य कितने कितने होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से द्रव्य कैसे होते हैं। देखिए योनि भेद से द्रव्य के प्रकार, योनि भेद मतलब वो द्रव्य जिससे उत्पन्न होता है उसके भेद कहा जाता है, ठीक है। योनि भेद मतलब जिससे वो उत्पन्न होता है, ठीक है। पहला आता है जंगम द्रव्य, उद्भिद द्रव्य और भौम द्रव्य, ठीक है। जंगम द्रव्य मतलब जो एनिमल बेस्ड हो उसे हम जंगम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। फिर उद्भिद द्रव्य जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं अर्थात वनस्पति द्रव्य उसे हम उद्भिद बोलते हैं, ठीक है। जो भी पृथ्वी में से निकलेगा, इधर वो मेटल हो गया, फिर प्लांट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, वो उद्भिद बोलेंगे, ठीक है। देखिए उद्भिद का हमारे एग्जांपल हो जाएंगे गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। फिर भौम द्रव्य, भौम द्रव्य मतलब पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य को भौम द्रव्य बोलते हैं। लाइक लोह हो गया, लोह मतलब आयरन, पारद, पारद मतलब मर्क्यूरी हो गया, गंधक, गंधक मतलब सल्फर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये उद्भिद और भौम में डिफरेंस क्या है, उद्भिद द्रव्य वो हमारे पृथ्वी से बाहर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप, जबकि भौम को हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं प्रयोग भेद से द्रव्यों के प्रकार। प्रयोग भेद से क्या क्या होते हैं, पहला आता है हमारा औषध भेद और दूसरा आता है आहार भेद, ठीक है। देखिए औषध भेद में क्या होता है, इनका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब वो हमारे चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। फिर आता है आहार द्रव्य, आहार द्रव्य में हम क्या लेंगे, इनका प्रयोग शरीर से धातुओं को पोषण करता है, ठीक है। मतलब वो हमारे नरिशमेंट के लिए काम आता है, ठीक है।
देखिए अब हम आते हैं दोष कर्म और प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार। देखिए दोष भेद से भी हमारे 3 प्रकार होते हैं द्रव्य के। दोष प्रशमन, फिर धातु प्रदूषक और स्वस्थ कारक। ठीक है, देखिए पहला आता है हमारा दोष प्रशमन। दोषों को शमन करने वाले द्रव्य को हम दोष प्रशमन कहते हैं। लाइक गुरुचि जो कि त्रिदोष भाग है। ठीक है, मतलब ये हमारा शमन करता है दोषों का। शमन मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे शरीर में वात बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, मुझे वो वात को या तो बॉडी से बाहर निकाल देना होगा या तो शांत कर देना होगा। ठीक है, अगर मैं अपना बॉडी से वात को बाहर नहीं निकालता और बॉडी में अपने आप ही वो शांत कर देता हूँ जैसे कोई औषध लेकर, तो उसे हम शमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोष प्रशमन द्रव्य वो शमन का कार्य करते हैं। फिर आता है धातु प्रदूषक द्रव्य। धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्य को धातु प्रदूषक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आता है उसका विष, जो कि हमारी धातुओं को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, देखिए फिर आता है स्वास्थ्य कारक द्रव्य। शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए जिस द्रव्य का उपयोग होता है उसे स्वास्थ्य कारक द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य भी बोलते हो। उदाहरण उसका आ जाएगा गेहूं, साली। ठीक है फ्रेंड्स, साली मतलब राइस आती है एक वैरायटी का, उसको हम साली बोलते हैं। ठीक है, फिर रसभेद से। रसभेद से तो आपको पता ही है कि भाई 6 द्रव्य है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हमारा आता है आहार द्रव्य भेद से द्रव्य के प्रकार। उनमें क्या क्या आता है, देखिए पहले हमारे आ गया आहार भेद से शुद्ध धान्य हो गया, श्रमी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग। फिर आता है गोरस। गोरस मतलब जो मिल्क की प्रोडक्ट होती है वो। ठीक है, इक्षु हो गया, इक्षु मतलब शुगर कैन। कृतान, कृतान मतलब हमारा हो गया जो कि बनाया हुआ जो प्रोडक्ट होता है फूड, उसे हम कृतान बोलते हैं। ठीक है, और फिर औषध आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे चरक संहिता के अनुसार आहार द्रव्य के भेद थे। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं द्रव्य की संख्या। डिफरेंट आचार्य ने हमारे द्रव्य की संख्या डिफरेंट बोली गई है। देखिए वैशेषिक दर्शन में हमारे 9 द्रव्य दिए हैं। देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे 5 महाभूत आ गए। फिर काल, भी, आत्मा और मन, ये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे 9 कारण द्रव्य पूरे हो गए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स फिर चरक संहिता के अनुसार खाली आत्मा, मन, काल और श्रेष्ठ द्रव्य संख्या मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, खरादि मतलब आकाश आदि जो हमारे 5 महाभूत है वो, फिर आत्मा, मन, काल और दिशा मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरे कारण द्रव्य की संख्या 9 होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम चलते हैं पंचभूत के बारे में। पंचभूत मतलब देखिए उसके बारे में देखते हैं। पहले तो देखिए भूत, भूत मतलब वो घोस्ट वाला भूत नहीं है यहाँ। ठीक है, भूत शब्द की व्युत्पत्ति भूत शब्द में भू धातु में क्या प्रत्यय, मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी, देखिए भू शब्द में त प्रत्यय लगने से हमारा बनता है भूत शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर सृष्टि उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पंचभूत के बारे में हमने देखा कि भाई उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए ठीक है, अब हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति की क्रम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारे क्लासिकल जो सृष्टि उत्पत्ति की क्रम है वो देखिए थियरी ऐसी है। पहले भगवान है, ठीक है, ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने बनाया आकाश, फिर आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषध बनी, औषध से अन्न बना और फिर अन्न से पुरुष बना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हो गया। ठीक है, देखिए हम आगे चलते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो सांख्य दर्शन है वो हमारे पदार्थ विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्रकृति प्लस पुरुष मतलब प्रकृति के साथ पुरुष जुड़ गया तो हमारा बना महत। ठीक है, महत से भी हमारे 3 टाइप के अहंकार बने। ठीक है, कितने टाइप के अहंकार बने हमारे? 3 टाइप के। देखिए कौन कौन से? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ठीक है, फिर देखिए ये हमारा सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार दोनों जुड़ गया और उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन मतलब टोटल मैं बोल सकता हूं कि 11 इंद्रियों का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, देखिए फिर राजसिक अहंकार है वो हमारा तामसिक अहंकार से जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए 5 उन्होंने वस्तु बनाई, इसमें बोलते हैं तन्मात्रा। ठीक है, उसमें शब्द तन्मात्रा आती है, फिर स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और ध्वनि तन्मात्रा। ये 5 वस्तु हमारे राजसिक और तामसिक अहंकार ने बनाई। और फिर शब्द तन्मात्रा से हमारी आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है,
रूप तन्मात्रा से अग्नि की, रस तन्मात्रा से जल की और गंध तन्मात्रा से हमारी पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में ये हमारा पूरा क्रम बताया सृष्टि उत्पत्ति का। फिर देखिए ये हमारे चरक संहिता में बताया गया है, ये हमारे चरक संहिता में बताया गया है। देखिए पहले अव्यक्त होता है, उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, फिर अहंकार उत्पन्न होता है, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत, मतलब ये तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत फिर महाभूत में जाएंगे और महाभूत से फिर हमारा सर्वांग शरीर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हो गया। ठीक है, देखिए फिर पंच महाभूतों के लक्षण एवं गुण, लक्षण एंड क्वालिटीज ऑफ पंच महाभूत। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं आकाश महाभूत। देखिए क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ठीक है, तो हम उसे ऊपर से पहले चालू करेंगे। ठीक है, आकाश महाभूत की व्युत्पत्ति देखिए, काशु दीप्तो धातु से हमारा आकाश शब्द बना है, ये एमसीक्यू में आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भाई आकाश शब्द की व्युत्पत्ति बताओ, आपको लिखना है काशु दीप्तो। ठीक है, आकाश के ऊपर होते हैं हमारे वियद, व्योम, गगन और नभ। ठीक है, आकाश की उत्पत्ति होती है विविध मतांतों के अनुसार। देखिए वो हम आगे देखते हैं आकाश की उत्पत्ति कैसे होती है। अब देखते हैं आकाश के लक्षण। आकाश में हमारा शब्द गुण पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार दिखाया कि जो हमारा शब्द तन्मात्रा होते हैं उससे हमारी आकाश की उत्पत्ति होती है, वो एक ही है। ठीक है, उसकी संख्या हमारी एक होती है, इसलिए वो नित्य भी होता है और विभु भी होता है। विभु मतलब यूबिक्विटस, सभी जगह पर पाया जाता है, उसे हम विभु बोलते हैं। देखिए आकाश के गुण, प्रशस्तपाद के अनुसार आकाश के 6 गुण माने गए। ठीक है, देखिए पहली आती है हमारी शब्द, ठीक है, जो कि श्रोतेंद्र के द्वारा में ग्राह्य होता है, मतलब कान से हम सुन सकते हैं। फिर संख्या, आकाश महाभूत की संख्या हमारी 1 है। परिणाम, आकाश महाभूत महत्व परिमाण, ठीक है, क्योंकि वह विभु होता है, विभु मतलब यूबिक्विटस, सभी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, पृथकत्व, पृथकत्व मतलब आकाश अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग है, इसको पृथकत्व बोलते हैं। फिर संयोग और विभाग, ये दोनों अलग अलग गुण हैं। देखिए आकाश का अन्य द्रव्य के साथ संयोग और विभाग होने पर इस शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे आकाश के गुण हो गए। ठीक है, देखिए उसके बाद हम सुश्रुत के अनुसार आते हैं। देखिए सत्व बहुलम आकाश, मतलब जो आकाश होता है हमारा, उसमें सुश्रुत ने बोला कि सत्व गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, देखिए फिर चरक संहिता के अनुसार आकाशीय द्रव्य मृदु होते हैं, लघु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, श्लक्षण होते हैं और शब्द गुण बहुल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसमें शब्द गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे चरक महाराज ने जो हमारा गुण बताए वो हमारे चिकित्सा की दृष्टि से बताए गए। ठीक है, फिर देखिए दूसरी लाइन में हमारा चरक संहिता में बोलते हैं कि शब्द, स्रोत, लाघवता, सूक्ष्मता और विवेक, ये शरीर आकाश में भाव है। ठीक है, मतलब ये जो सारे भाव है वो हमारे शरीर में रहते हैं, वो आकाश के भाव है। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं कि भाई आकाश की उत्पत्ति डिफरेंट आचार्य में कैसे बोली हुई है। देखिए पहले हम देखते हैं ग्रंथ के बारे में, फिर आकाश की उत्पत्ति उन्होंने क्या बताई है। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया कि वो हमारी जो आकाश की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्म मतलब परमात्मा से होती है। फिर न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों ने सेम बताया हुआ है। ठीक है, आकाश नित्य होने से उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है। ठीक है, न्याय और वैशेषिक ने नहीं माना है। फिर सांख्य और योग दर्शन के बारे में मानते हैं, उन्होंने माना है कि शब्द तन्मात्रा से उसकी उत्पत्ति होती है, और आयुर्वेद ने भी हमारा शब्द तन्मात्रा से माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है आयुर्वेद वाला और सांख्य और योग दर्शन वाला। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आगे चलते हैं। आकाश महाभूत की चिकित्सीय महत्व, मतलब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में, ठीक है, कैसे हम आकाश महाभूत का उपयोग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट अ डिजीज। ठीक है, आकाश द्रव्यों का सेवन से शरीर में मृदुता मतलब सॉफ्टनेस, सौशील्यता मतलब पोरस स्ट्रक्चर जो हम उसे बोल सकते हैं, एवं लघुता लाइटनेस उत्पन्न होती है। ठीक है, शमन औषधि मैंने आपको शमन का मतलब बताया। ठीक है, शमन औषधि आकाश महाभूत प्रदान होती है। ठीक है, इसीलिए तो वो अपने जो हमारे विकृत दोष होते हैं उसको मिटा देती है। ठीक है, फिर स्रोतोरोध को दूर करने में आकाश में द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। स्रोतस मतलब जो हमारा माइन्यूट चैनल्स होते हैं शरीर के, उसे हम स्रोतस बोल सकते हैं, और अगर वो ब्लॉक हो जाते तो हमें आकाश महाभूत की सहायता से उसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, शरीर से भाव पदार्थों का योग्य दोहन के लिए आकाश के अप्रतिघातत्व गुण का उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी स्रोत है। आगे देखिए फिर जो हमारा तिक्त होते हैं, तिक्त मतलब कड़वे। ठीक है फ्रेंड्स,
कड़वे जो द्रव्य होते हैं प्रसारण द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। देखिए उसके बाद वायु महाभूत, हमारा दूसरा महाभूत होता है वायु महाभूत। देखिए वहां गति नहीं हो, ये सुश्रुत ने बताया है, वो धातु से हमारा वायु शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है गति करने या गतिमान होना। ठीक है फ्रेंड्स, वायु के परे होते हैं हमारे वात, मरुत, अनिल, पवन, समीर और भंजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे उसके प्रिय हो गए। देखिए अब हम वायु महाभूत की उत्पत्ति देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने हमारे आकाश से बोला है, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने वायु परमाणु से बोला है, सांख्य और योग ने स्पर्श तन्मात्रा से और आयुर्वेद ने भी स्पर्श तन्मात्रा से बोला है। ठीक है, आपको ये सांख्य, योग और आयुर्वेद का याद रखना है। देखिए उसके बाद हम आते हैं वायु के लक्षण। देखिए वायु का लक्षण देखिए, तर्क संग्रह ने क्या बोला है, जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो, मतलब आप उसे देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं छू के। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम वायु बोलते हैं। फिर चरक संहिता ने बोला है कि उसमें जल को गुण पाया जाता है। ठीक है, प्रशस्तपाद के अनुसार वायु के 9 गुण हैं। देखिए कौन कौन से 9 गुण हैं प्रशस्तपाद के अनुसार। देखिए पहला गुण हमारा हो गया स्पर्श। ठीक है, पहला हो गया हमारा स्पर्श, क्योंकि वो हमें स्पर्श होता है। ठीक है, छू सकते हैं उसे। फिर संख्या, संख्या भी उसमें एक होती है। ठीक है, एक होती है। फिर परिमाण, परिमाण में देखिए क्या आता है, कारण रूप वायु परमाणु का अनुप्रमाण होता है, कार्य रूप वायु का महत्व परिणाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो कारण और कार्य में भी डिफरेंट करता है। ठीक है, पृथ्वी वायु अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग है। ठीक है, संयोग और विभाग, वायु के गति के कारण वायु का अन्य द्रव्य से संयोग और विभाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर परत्व और अपरत्व, जो पास का वायु होता है वो अपर होता है, जबकि दूर का वायु होता है वो पर कहा गया है। ठीक है, दूषित वायु को हम अपर और शुद्ध वायु का पर कह सकते हैं। ठीक है, पर मतलब अच्छा और अपर मतलब बुरा। संस्कार, मतलब वायु में हमारा वेग नामक संस्कार पाया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद सुश्रुत संहिता के अनुसार सुश्रुत ने बोला है कि रजोबहुल वायु, मतलब वायु में हमारे रजगुण की बहुलता देखने मिलती है। ठीक है, प्रेडोमिनेंसी। फिर वायु महाभूत की चिकित्सीय महत्व, वायुवात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में रुक्षता मतलब ड्राइनेस, ग्लानि, फिर गतिशीलता मतलब उत्साह में देखने मिलता है, फिर विषलता और लघुता लाइटनेस उत्पन्न होती है। ठीक है, अधिकतम औषध सेवन काल का आधार वायु ही है। आप अपने अष्टांग हृदय में पढ़ोगे कि हमारे अष्टांग हृदय में जो 14वां चैप्टर है, 14th चैप्टर, उसमें बताया गया है कि जो औषध सेवन काल के जो 10 हमारे काल है उसमें वायु के आधार पर हम औषध को दिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर अपतर्पणार्थ वायुवात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आते हैं वायु के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पहले आता है नित्य वायु, जो कि परमाणु रूप में पाया जाता है, और अनित्य वायु हमारा कार्य रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर अनित्य वायु का 3 प्रकार होता है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, शरीर संज्ञक मतलब जो अयोनिज है। ठीक है फ्रेंड्स, वायु लोक में, मतलब वो हमारा उत्पन्न नहीं हुआ है। ठीक है, वायु लोक में मतलब एटमॉस्फेयर में है, उसे हम बोलते हैं शरीर संज्ञक वायु। फिर इंद्रिय संज्ञक वायु, जो हमारे बॉडी को छू रहा है उसे हम इंद्रिय संज्ञक बोलेंगे। फिर विषय संज्ञक वायु, उसमें 2 आते हैं। देखिए शरीरगत और लोकगत। शरीरगत में हमारा प्राणवायु, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन किसमें आएगा। फिर देखिए जो लोकगत है उसमें वृक्षादि का कंपन, मतलब जो हमारे वृक्ष को ऐसे मूवमेंट करवाती है उसे लोकगत वायु बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए उपाधि भेद से प्राणवायु में देखिए प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, जो वायु के 5 प्रकार है वही सब इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आते हैं अग्नि अथवा तो तेज महाभूत के बारे में। ठीक है, देखिए तेज का जो हमारा व्याख्या है वो प्रशस्तपाद ने बोली है, तेजत्व धातु से समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य को हम तेज बोलते हैं। ठीक है, और उनके जो प्रयोग होते हैं वो अग्नि, अनल, वहनी और औद्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में हमारी तेज की उत्पत्ति वायु से मानी गई है, न्याय वैशेषिक में तेज परमाणु से मानी गई है, फिर सांख्य, योग और आयुर्वेद ने हमारे रूप से तेज, रूप तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आते हैं तेज के गुण में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेज के जो गुण होते हैं वो देखिए हम पढ़ते हैं तेज के गुण। ठीक है, देखिए पहला आता है रूप, क्योंकि वो उसका जो रूप होता है वो हमें चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होता है, इसलिए हम उसे रूप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य को स्पर्श कहते हैं। ठीक है, तेज में उष्ण हमारा जो स्पर्श है वो होता है। ठीक है, फिर संख्या,
कारण रूप में तेज परमाणु में एक है, यह संख्या नित्य होती है और कार्य रूप में तेज अनित्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर परिणाम, परिणाम कारक रूप तेज परमाणु का अनुपरिणाम होता है और कार्य रूप में तेज का महत्व परिमाण होता है। ठीक है। फिर पृथकत्व, तेज अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग है, उसे हम पृथकत्व बोलते हैं। संयोग विभाग, तेज अन्य द्रव्य पृथ्वी जल और वायु से संयोग से और विभाग से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो ये हमारा हो गए तेज के गुण। ठीक है फ्रेंड्स। फिर परत्व और अपरत्व, जो पास का तेज होता है उसे हम पर बोलते हैं, उसे अपर बोलते हैं और दूर के तेज को हम अपर बोलते हैं। ठीक है। दीपक के तेज को अपर मतलब अच्छा नहीं बोलते और सूर्य के तेज को हम पर मतलब अच्छा बोलते हैं। ठीक है। फिर द्रुतत्व, तेज में नियमित ध्रुवत्व होता है और संस्कार वेग नामक संस्कार तेज में होता है। ठीक है। सुश्रुत संहिता के अनुसार सत्व रज बहुलो अग्नि, मतलब सुश्रुत ने बताया कि जो हमारी अग्नि धातु अग्नि महाभूत होता है, तेज महाभूत होता है, उसमें सत्व और रज की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है। फिर जल संहिता के अनुसार अग्नि द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रुक्ष विशद और रूप में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारे तेज के भेद, मतलब देखिए तेज के कौन कौन से भेद होते हैं। नित्य होता है वो परमाणु रूप में। ठीक है। परमाणु रूप में नित्य और कार्य रूप में वो अनित्य होता है। ठीक है। फिर अनित्य जो हमारा है कार्य रूप में उसके 3 भाग होते हैं, शरीर संज्ञक तेज, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक तेज। ठीक है। शरीर संज्ञक मतलब अयोनिज आदित्य लोक में जो सन चमकता है उसका हम शरीर संज्ञक बोलते हैं। फिर इंद्रिय संज्ञक जो हम आंख से देख सकते हैं। ठीक है। और विषय संज्ञक में हमारा हो जाएगा होम, दिव्य, दिव्य में विद्युत आदि मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। फिर औद्रिय, उसमें जठराग्नि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड रहता है उसे हम औद्रिय हमारी अग्नि बोलते हैं। ठीक है। और अकारज जिसमें सुवर्ण आदि मतलब जो मेटल्स की जो चमक होती है उसे हम अग्नि में ही मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ तेज के भाव, मतलब शरीर में आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन से तेज के भाव रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए चरण में बताया गया कि रूप, दर्शन, प्रकाश, पाचन क्रिया और उष्णता शरीरस्थ तेज में भाव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये सब हमारे शरीर में पाया जाता है जो कि तेज से रिलेटेड है। फिर तेजात्मक द्रव्यों से सेवन से शरीर में दाम मतलब एसिडिटी, पाक, प्रभाव, प्रकाश और वर्ण का उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि वर्ण क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि वो रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और रूप तन्मात्रा हमारा वर्ण उत्पन्न करेगा। ठीक है। मतलब कलर को देगा। सभी रोगों का कारण मंदाग्नि बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारे अष्टांग में बताया गया है कि रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदेग्नो। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब मंदाग्नि से ही हमारे सब रोग होते हैं। इससे अग्नि का महत्व स्पष्ट होता है। ठीक है। मंदाग्नि से उत्पन्न व्याधियों में अग्नि जो ऐसे द्रव्य होते हैं जो कि हमारी अग्नि को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उस द्रव्य को हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। विशेषकर वातिक और श्लेष्मिक अग्नि माध्यम में तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वात और जो कफ के टिश्यूटर होते हैं उसमें हमारी अग्नि को बढ़ाने के लिए हम जो अग्नि द्रव्य होते हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। फिर अम्ल, लवण और कटु रसात्मक द्रव्यों में अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसा हमारा लवण हो गया। ठीक है। तो लवण में क्या होगा, अग्नि और पृथ्वी होगा। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा अम्ल में होगा, ये अम्ल में होगा। फिर लवण, लवण में क्या होगा हमारा अग्नि होगी प्लस जल होगा। ठीक है। फिर कटु, कटु मतलब तीखा। ठीक है। इस कटु में हो जाएगा हमारे तो अग्नि होगी और फिर वायु हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये याद रखना। ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं जल महाभूत। जल महाभूत की व्याख्या देखिए प्रशस्त बात ने से की है कि आपत्व जाति से संपूर्ण संबंध से रहने वाले द्रव्य को हम जल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके उसके जो हमारे सिनोनिम है वो आप, वायु, नीर आदि होते हैं। ठीक है। देखिए अब हम ग्रंथ के बारे में ग्रंथ के अकॉर्डिंग जल की उत्पत्ति देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में अग्नि से बोला गया है, न्याय और वैशेषिक दर्शन में जल परमाणु से बोला गया है, सांख्य योग और आयुर्वेद में हमारी रस तन्मात्रा से हमारा जल का उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं जल के लक्षण। तर्कसंग्रह में बोला है कि जिस द्रव्य का शीतल स्पर्श होता है मतलब ठंडा लगता है उसे जल बोलते हैं। ठीक है।
किसी भी द्रव्य में जो शीतलता पाई जाती है वो जल के संयोग से ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हम आते हैं सुश्रुत के अनुसार सत्व तम बहुत आपन, मतलब हमारा जो पानी होता है जल में होता है उसमें हमारा सत्व और तम गुण देखने मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद जल संहिता के अनुसार जलीय द्रव्य द्रव होते मतलब लिक्विड होते हैं, स्निग्ध मतलब अनोक्टस होते हैं, फिर शीत होते कोल्ड होते हैं, मंद होते हैं, मृदु होते हैं, तीखी होते हैं और रस गुण बहुल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको सारा याद रखना है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ आपत्य भाव, मतलब देखिए कौन कौन से ऐसे क्लेदात्मक भाव होते हैं। देखिए उसमें पहला आता है हमारा रस, फिर रसन, रसन मतलब रसन देखिए हमारे टेस्ट बर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा बोधक कफ काम करता है और वो हमारे टेस्ट के परसेप्शन को बनाता है, ठीक है। फिर शैत्य, मृदुता, स्नेह और क्लेद शरीरस्थ आपत्तिमक भाव होते हैं, ठीक है। देखिए जल के हमारे कौन से टाइप हो जाएंगे, परमाणु रूप में वो नित्य होगा और कार्य रूप में वो अनित्य होगा, ठीक है। अनित्य जो हमारा कार्य रूप में उसके भी तीन आ जाएंगे, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विशेष संज्ञक, ठीक है फ्रेंड्स। इंद्रिय संज्ञक में रसनेन्द्रिय मतलब जो हम जीभ से ग्राह्य करते हैं उसे हम रसनेन्द्रिय मतलब इंद्रिय संज्ञक बोलेंगे। विशेष संज्ञक मतलब जो नदियों में और समुद्र में होता है उसे हम विशेष संज्ञक बोलेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं जल की अवस्थाएं। जल के हमारे चार प्रकार होते हैं, चार अवस्थाएं होती है, ठीक है। देखिए पहला आता है अम्ब। अम्ब मतलब सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाले जल को हम अम्ब बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद हमारा जल का प्रकार आता है मरीचि। अंतरिक्ष में स्थित जल को हम मरीचि बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यह जल सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच में रहता है। फिर आता है मर जल, ठीक है फ्रेंड्स। धरती पर स्थित जल को हम मर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है अप। अप मतलब पृथ्वी के भीतर स्थित जल को हम अप बोलते हैं, मतलब वो हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसे हम अप बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं जल महाभूत के चिकित्सीय महत्व। जो हमारे जल द्रव्य से शरीर में उत्पन्न उपक्लेद, स्नेह, बंध, विषयंजन, मृदुता और प्रदान उत्पन्न होता है, ठीक है। आश्वासन कारक द्रव्यों में जल को श्रेष्ठ कहा गया। आश्वासन कारक मतलब जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मधुर और लवण रसात्मक द्रव्यों में जल के साथ क्रमशः पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है, ठीक है। जल में आवृत द्रव्यों में कफ की वृद्धि करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो हमारे कफ को बढ़ा देते हैं। जलीय द्रव्यों के सेवन से रस, रक्त, मज्जा और शुक्र धातु की वृद्धि होती है, ठीक है फ्रेंड्स। या चिकित्सीय महत्व में याद रखना है। देखिए उसके बाद हमारा लास्ट वाला महाभूत मतलब पृथ्वी महाभूत, ठीक है, जो कि गंधत्व का समवायी कारण होता है, इसलिए हम इसे पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये होते हैं हमारे भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी आदि। पृथ्वी के लक्षण होते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, जिस द्रव्य से गंध उत्पन्न होती है उसे हम पृथ्वी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, तैत्तिरीय उपनिषद में जल से बताया है, न्याय वैशेषिक ने हमारी पृथ्वी परमाणु से बताया है, सांख्य योग और आयुर्वेद में हमारी गंध तन्मात्रा से बताया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आता है अदभ्य पृथ्वी। सुश्रुत में बताया है पृथ्वी को जल से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जल संहिता ने बताया कि खरत्व यह पृथ्वी का लक्षण है। सुश्रुत संहिता के अनुसार देखिए पृथ्वी के गुण बताए गए। तम बहुधा पृथ्वी, मतलब पृथ्वी जो महाभूत होता है उसमें तम गुण डोमिनेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए जल संहिता के अनुसार पार्थिव द्रव्य गुरु होते हैं, खर होते हैं, कठिन होते हैं, मंद होते हैं, स्थिर होते हैं, विषद, सांद्र, स्थूल और गंध गुण बहुल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे उसके गुण हो गए अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। देखिए फिर आयुर्वेद के अनुसार शरीरस्थ पार्थिव भाव। चरक संहिता के अनुसार देखिए गंध, घ्राण मतलब घ्राणीय मतलब नोज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर गौरव, स्थैर्य और मूर्ति शरीरस्थ पार्थिव भाव होते हैं, ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी के हमारे दो टाइप, जैसे हमने जल में देखा था वैसे ही परमाणु रूप में नित्य और अनित्य हमारे कार्य रूप में होती है, ठीक है। फिर अनित्य वो शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विशेष संज्ञक होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं पृथ्वी महाभूत का चिकित्सीय महत्व। पार्थिव द्रव्य शरीर में उपचय मतलब मेटाबॉलिज्म, संघात, गौरव और स्थैर्य उत्पन्न करता है, ठीक है। पार्थिव द्रव्यों के सेवन से मांस, मेद और अस्थि धातु की वृद्धि होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मधुर, अम्ल और कषाय रसात्मक द्रव्यों में पृथ्वी के साथ क्रमशः जल, अग्नि और वायु की प्रधानता होती है। ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम आगे चलते हैं।
देखिए अब आगे हमारा जो दूसरा द्रव्य हो गया वो क्या हो गया, काल हो गया। ठीक है, पहले हमने पंच महाभूत देखे थे, खादी नियत में माना कालो विशेष द्रव्य संग्रह, ये हमने पूरा जो श्लोक देखा था उसमें हमने 9 कारण द्रव्य की पढ़ाई करने के बारे में देखा था। ठीक है, हमने 5 महाभूत की पढ़ाई कर ली, 5 द्रव्य की पढ़ाई कर ली, और अब हम आते हैं छठे महाभूत के छठे द्रव्य के बारे में, उसका नाम है काल। ठीक है, काल शब्द की व्युत्पत्ति, काल निरंतर गतिशील होता है। ठीक है, और क्षण भर भी नहीं रुकता है, इसीलिए उसे काल बोलते हैं। ठीक है, काल के प्रयोग होते हैं हमारे भगवान स्वयं, ये हमारे काल के प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई टाइम की वैल्यू करो, वरना टाइम आपकी वैल्यू खुद कर लेगा। ठीक है, काल के लक्षण होते हैं हमारे चरक संहिता के अनुसार, काला पूर्ण परिणाम उच्यते, मतलब काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम से जरा मतलब वृद्धावस्था और मृत्यु के स्वाभाविक रोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत में बताया है कि जो काल को भगवान कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सुश्रुत ने काल को भगवान बनाया गया है। ठीक है, वह स्वयं है, किसी से उत्पन्न नहीं होता है, अनादि है, अमध्य है और अनिधन है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब रुकता नहीं है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और कभी रुकेगा भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये उन्होंने बताया गया है। देखिए अब हम आते हैं काल के बहुत सारे प्रकार संहिताओं में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें देखिए पहला हमारा क्या आता है, सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन नित्य और आवस्थिक काल, नित्य काल और आवस्थिक काल। ठीक है, देखिए नित्य काल मतलब क्या होता है, जिसमें हम नित्य काल मतलब जिसमें हम औषधि ग्राह्य करते हैं उसका हम नित्य काल बोलते हैं, और आवस्थिक काल मतलब जिसमें हम भोजन ग्राह्य करते हैं उसे हम आवस्थिक काल बोलते हैं। ठीक है, चरक संहिता के अनुसार 2 भेद उसके, संवत्सर और आतुरावस्था। ठीक है, संवत्सर मतलब पूरा जो साल होता है उसे हम संवत्सर बोलते हैं, और आतुरावस्था मतलब जिसमें डिसीज हुई होती है उसे हम आतुरावस्था बोलते हैं। ठीक है, संवत्सर के अयन वेद से 2 प्रकार, मतलब संवत्सर के लिए हमें 2 प्रकार होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए काल होता है हमारा, उसमें संवत्सर और आतुरावस्था, ये ऊपर बताया गया वही है। ठीक है, देखिए काल प्रधान ऋतु वेद से 3 प्रकार, मतलब उसमें शीत आता है, उष्ण और वर्षा काल, ये 3 हमारे काल हो गए। ठीक है, देखिए शीत काल, उष्ण काल और वर्षा काल, और काल के ऋतु भेद के अनुसार 6 भेद होते हैं, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 6 भेद हो गए काल के, और ऋतु के अनुसार मतलब वही बताया गया है, देखिए शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। फिर काल के मास भेद से 12 प्रकार होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्चिस, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 हमारे भेद हो गए काल के। देखिए उसके बाद हम आते हैं काल का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व, मतलब देखिए उसका चिकित्सा में क्या महत्व होता है, चिकित्सा की और स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से काल का आयुर्वेद में अत्यंत महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो डिजीज के प्रिवेंशन में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आयुर्वेदीय चिकित्सा में काल को अधिक महत्व दिया गया है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्म, ये सभी काल पर ही निर्भर करते हैं फ्रेंड्स। फिर स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व है, काल प्रभाव के अनुसार इन दोनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रोग निदान की दृष्टि से भी षड्क्रिया काल का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, दोषों का संचय, प्रकोप आदि काल के अधीन ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फिजियोलॉजी में क्रियाशील में पढ़ा होगा कि दोष का संचय, प्रकोप और प्रशम कब होता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद चिकित्सा निर्धारण में अवस्थिक काल के अनुसार दोष विचार भी आवश्यक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मैंने आपको बता दिया कि अवस्थिक काल मतलब जिसमें एक रोगी क्या बोलते हैं इल हो जाता है, मतलब वो बीमार हो जाता है, उसे हम अवस्थिक काल बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य चयन में औषध संग्रह काल का विचार किया जाता है। ठीक है, द्रव्यों का संग्रह पुष्य, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र में करने से उसका जो इफिकेसी होती है, पोटेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारी औषधि ज्यादा रिजल्ट देती है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आते हैं उदाहरण, जैसे देखिए और जो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा उसका उदाहरण, जैसे 3 साल पूरा नाम देता है, मतलब फेशियल थेरेपी। ठीक है फ्रेंड्स, फेशियल थेरेपी को हार्दिक बोलते हैं। अगर वो 3 साल पूरा ना हो गया तो वो असाध्य हो जाता है, मीटा नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, नया तमक श्वास साध्य होता है, तमक श्वास मतलब हम अस्थमा बोल सकते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन रोग असाध्य हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 10 साल पुराना जुल्म साध्य होता है, ये असाध्य नहीं लिखा है, साध्य लिखा है। ठीक है, इसी याद रखना।
व्याधि के लक्षणों में भी काल का प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे वातशोथ दीपावली होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कफशोथ होती है वो रात्रि बली होती है, मतलब वातशोथ होती है वो दिन को निकलेगी, फिर कफशोथ होती है वो रात को निकलेगी। विषा काल में श्वास रोग की वृद्धि होती है, मतलब रात को श्वास बढ़ जाता है, ठीक है। भोजन के जीर्ण होने पर वातज गुल्म में शोथ की वृद्धि होती है। अगर हमारा जो गुल्म है वो वातज गुल्म होता है तो भोजन के पचने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में वात बढ़ जाता है और वो पेन को बढ़ा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम देखते हैं दिक, दिक मतलब दिशा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला द्रव्य होता है दिशा। दिक की व्युत्पत्ति, दिश अतिसर्जन धातु से दिक शब्द बना हुआ है, ठीक है। दिशा के पर्याय, दिशा के देखिए कौन कौन से पर्याय होते हैं? दिक, ककुब, काष्ठा और हृत दिशा के पर्याय होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिर दिशा के गुण आते हैं। देखिए दिशा के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला है संख्या, परिमाण, पृथक, विभाग, संयोग, ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 हमारे दिशा के गुण होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको ये सारे पहले हमारे जो पंचमहाभूत वाले हैं उसमें से डिस्कस कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फिर हम आते हैं दिशा के भेद। कितनी कितनी दिशा होती है? टोटल आयरन में हमारी 10 दिशाओं का वर्णन दिया गया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसमें सबसे पहले देखते हैं प्राचीन दिशा। प्राचीन मतलब ईस्ट, पूर्व दिशा। जिस स्थान से सूर्य का सर्वप्रथम संयोग होता है, अभी भी होता है और भविष्य में भी होता रहेगा, उसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। और संस्कृत में उसे प्राचीन दिशा बोलते हैं। जो दिशा उदयचल पर्वत के पास है उसे हम प्राचीन बोलते हैं, ठीक है। उसके परे होते हैं पूर्व दिशा, महेंद्री आदि उसके परे होते हैं। और पूर्व दिशा में हमारे महेंद्र देवता का स्थान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। या याद रखना, एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए प्रतिजी मतलब वेस्ट दिशा, ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट डायरेक्शन। जिस दिशा में सूर्यास्त होता है उसे हम प्रतिची बोलते हैं। पश्चिम दिशा, ठीक है, उसका प्रयोग होता है पश्चिम दिशा, वारुणी दिशा। और पश्चिम दिशा में हमारे वरुण देवता का स्थान होता है, ठीक है। फिर उदीची, देखिए ये हमारी ये प्रतिची हो गई, सॉरी ये प्राची हो गई, ये प्रतिची हो गई, ये हमारी हो गई उदीची, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी हो जाएगी अवाची दिशा। उदीची दिशा मतलब नॉर्थ, उत्तर दिशा, ठीक है। जिस दिशा में सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है या सूर्य की ओर देखते हुए बाईं ओर की दिशा को हम उत्तर दिशा बोलते हैं, ठीक है। जो दिशा मेरू पर्वत के पास है उसे हम उत्तर दिशा बोलते हैं। इसलिए उसका जो पर्याय होता है वो उत्तर दिशा, कोबेरी, ये हमारा पर्याय होता है, ठीक है। और उत्तर दिशा में देवता का स्थान होता है कुबेर देवता, ठीक है फ्रेंड्स। वो हिमालय कहते हैं और हिमालय हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कुबेर देवता का वास हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं अवाची मतलब साउथ दिशा, दक्षिण दिशा। जिस दिशा में सूर्य नीचे की ओर जाता है या सूर्य की ओर देखते हुए दाईं ओर की दिशा को हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। जो दिशा विंध्याचल पर्वत के पास है, किस पर्वत? विंध्याचल पर्वत। और दक्षिण दिशा उसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके परे हो जाएगा दक्षिण दिशा, यामिया, ठीक है। और उसमें हमारे यम देवता का वास होता है, यमराज, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो दिशा उत्तर की ओर पूर्व मध्य होती है उसे हम ईशान्य दिशा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। उसका प्रयोग होता है हमारा कोण, ईशान्य कोण, ईशानी आदि। और इसमें हमारा सूर्य भगवान का स्थान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारी जो आयुर्वेदिक जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये 4 ही दिशा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये ईशान और वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए डायरेक्ट यही दे दी, ठीक है फ्रेंड्स। उदीची मतलब उत्तर दिशा, ईशान कोण जो कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फिर पूर्व दिशा, प्राचीन दिशा ईस्ट हो जाएगी। फिर आग्नेय कोण जो कि हमारा हो जाएगा ईस्ट साउथ, बराबर, ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा जिसे हम अवाची भी बोलते हैं। नैऋत्य कोण जो हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर पश्चिम वेस्ट दिशा हो जाएगी जिसे हम प्रतिची बोलते हैं। और वायव्य कोण जिसमें नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसे वायव्य बोलते हैं, ठीक है। और दो और दिशा आती है, ऊर्ध्व दिशा और अधः दिशा, ठीक है फ्रेंड्स। ऊर्ध्व दिशा का हम जाएंगे तो हमारा आकाश रहेगा, और अधः दिशा में जाएंगे तो हमारा पाताल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद दिशा का आयुर्वेद में महत्व। देखिए अब आयुर्वेद में दिशा का क्या महत्व होता है?
देखिए पहले हम देखते हैं शरीर रचना की दृष्टि से, मतलब एनाटॉमी की दृष्टि से, ठीक है। दिशाओं के आधार पर शरीर के अंग का स्थान निर्धारण करना, जैसे कि हृदय के नीचे दक्षिण की ओर यकृत और क्लोम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और वाम की ओर प्लीहा और फुफ्फुस होते हैं। मैंने आपको ये सब एनाटॉमी पढ़ाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, कि हार्ट के नीचे राइट साइड हमारा लीवर और क्या बोलते हैं क्लोम होता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड प्लीहा, और प्लीहा मतलब हमारी स्प्लीन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है, ठीक है। ये सुश्रुत ने बताया है 5000 साल पहले, ठीक है। मर्मों का स्थान निर्धारण की दिशा उपयोगी होती है, ठीक है। मर्म होते हैं हमारे पूरी बॉडी में 107 मर्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें भी दिशा का महत्व है, ठीक है। दोषों की प्राथमिक गति का निर्धारण भी दिशा के आधार पर किया जा सकता है, जैसे अपान वायु की गति का होगी अधः दिशा में होगी, ठीक है। फिर उदान वायु ऊर्ध्व दिशा में गति करेगा हमारा, ठीक है। फिर कुछ शरीर के अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया गया है, जैसे उत्तर बुध अधः बुध, ठीक है। उत्तर बुध मतलब हम जो बोलते हैं रेक्टम की अपर साइड में हम उत्तर बुध बोलते हैं, ठीक है, और अधः बुध जो कि एनस वाला रीजन होता है उसे हम अधः बुध बोलते हैं, ठीक है। फिर रसशास्त्र और द्रव्यगुण की दृष्टि से रसशाला निर्माण में दिशाओं का आधार पर लिया जाता है, ठीक है। जैसा मुझे फार्मेसी बनाई है, आयुर्वेदिक फार्मेसी हम रसशाला बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें भी हमारी दिशाओं का बहुत महत्व है कि भाई इस दिशा में हमारा सिर्फ औषध का निर्माण होगा, इस साइड में हम जो बनी बनाई औषध है उसे हम स्टोर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए दिशाओं का प्रभाव द्रव्य पर भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे उत्तर दिशा की और हिमालय पर्वत पर प्राप्त हमारी जो द्रव्य होते हैं, औषधि होती है, वो अधिक गुणवान होती है और वीर्यवान होती है, ठीक है। मतलब जो हमारी उत्तर दिशा मतलब हिमालय के साइड पर जो औषधि होती है वो अधिक गुणवान और वीर्यवान होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा दिशा वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और जो बाकी रहता है हमारा दो द्रव्य, आत्मा और मन, तो वह अपने क्रिया शरीर वाले लेक्चर्स में अजय सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, आप वहां से देख सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। यहाँ हमारा द्रव्य वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।